हम लोग जैसे बच्चों कर रहे थे, आगे फिर से क्वेश्चंस के लिए बढ़ रहे हैं। और हम हमेशा आपको एक चीज़ बोलते हैं कि बेटा आप लोग टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करिए, पेपर ज़रूर लगाइए। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जैसे आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो पूरा नहीं होगा। एग्ज़ाम के लिए हर एग्ज़ाम का अपना पैटर्न है। प्रीलिम्स मॉक कीजिए, मेंस खूब लिखिए, आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, इंटरव्यू डिस्कशन करिए, बातें करिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की तैयारी कीजिए। तो क्योंकि प्रीलिम्स है और ऐसा रहा मेरे साथ कि मेरा प्रीलिम्स ईश्वर की कृपा से कभी नहीं रुका था। क्या चीज़ थी जो ऐसा हमेशा हो जाता था कि प्रीलिम्स हो जाता था? देखिए कभी बहुत ख़राब पेपर भी आता था तब भी हो जाता था। उसका एक बेसिक रीज़न था कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो सरल क्वेश्चंस हैं, जो सबको आते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। आपके टफ क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो आपको कभी सिलेक्शन से बाहर नहीं करते। बट जो सबके सही हैं, अगर वो आपके गलत हो गए ना, तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन से बाहर कर देते हैं। तो पीटी के लिए यही प्रयास है कि आप लगातार मॉक करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। आस्था आईएएस ने 69 बैच प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज निकाल रखी है और बहुत अच्छा पेपर बना रहे हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रूम में घर में बैठ के सॉल्व करना और कोचिंग में बैठ के सॉल्व करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए, प्रिपेयर कीजिए कि आप टेस्ट कोचिंग में आके प्रॉपरली दो, ताकि आपकी प्रिपरेशन का आपको अंदाज़ा आए कि डर भी होगा, फियर भी होगा, परेशानी भी होगी, हैक्टिक भी लगेगा। वो अपने आप को बांध के जब आप 2 घंटे बैठोगे ना टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग में, तो फिर आपको वो रिजल्ट एग्जाम हॉल में पता चलेगा। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बात आ रही है पासेस की, दर्रों की। तो थालघाट दर्रा नासिक से मुंबई बिल्कुल सही। सेनकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम से मदुरई। भोरघाट मुंबई से पुणे। पूछा है कि कौन सा सुमेलित है? उपयुक्त में सभी सुमेलित है। थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि हम ऊपर के क्षेत्र में दर्रा पढ़ते हैं, नीचे में भी है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ। ठाकुर, भानु, प्रताप सिंह। ठाकुर से थालघाट महाराष्ट्र, भानु से भोरघाट महाराष्ट्र, प्रताप से पालघाट केरला, सिंह से सेनकोटा। केरला तो तमिलनाडु का रास्ता जाता है। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है। ये तीनों दर्रे हैं और मैंने आपको बता दिया कि थालघाट नासिक से मुंबई, सेनकोटा तिरुवनंतपुरम से मदुरई और भोरघाट मुंबई से पुणे। आप लोग को दिख रहा है? थोड़ी स्क्रीन और लार्ज की जाए। अब ठीक है, चलिए और बड़ा कर दें। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन, एक सेकेंड टिक लगा देते हैं, किन किन देशों को पार करती है? तो ब्रह्मपुत्र हमको पता है कि चाइना के पास से, तिब्बत के पास से चामडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद कहाँ जाती है? बांग्लादेश में जाती है। तो चीन, भारत और बांग्लादेश किस नाम से मिलती है? गंगा भी वहां पे जाके मिलती है और ब्रह्मपुत्र भी। तो किस नाम से मिलती है? जरा हमको आप लोग ऑप्शन दे के, बिना ऑप्शन में तो नहीं दिया है, कि आप लोग बता सकते हैं कि किस भाग में जाकर मिलती है? तो भारत, बांग्लादेश और चाइना से होकर बहती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आंसर जरूर दिया कीजिए। इससे आपकी प्रिपरेशन, देखिए आपको मैंने यहाँ चारों, 3 दर्रे थे, लोकेशन बताई, बाकी दिया था डिस्क्रिप्शन में। आपके 6 क्वेश्चन प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, चलिए अब निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, फिर है सबसे लंबी सड़क पुल नदी, भूपेन हजारिका, असम। लोहित नदी पर बना हुआ है, लोहित रिवर पर बना हुआ है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। किसकी सहायक है? गैंजेस या गंगा की सहायक है। गंगा भारत पे कितने किलोमीटर बहती है? 2525 किलोमीटर बहती है। तो आपको मैंने बताया सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सबसे लंबी सड़क नदी पुल भूपेंद्र हजारिका।
कहाँ पर है? असम में है, लोहित नदी पर बना हुआ है। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। गंगा कितनी लंबी है? जो भारत में उसका प्रवाहित क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं? भाई सभी सुमेलित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून के सामान्य प्रभाव को प्रभावित करता है? अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं और थोड़ा सा ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ला नीनो, एल नीनो, जेट स्ट्रीम तीनों ही प्रभावित करते हैं। क्यों? इनके प्रभाव से प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराओं के कारण प्रभाव पड़ता है। जहां बहुत बारिश हो रही है वहां बहुत बारिश हो रही है, जहां सूखा पड़ रहा है वहां बारिश हो रही है, पूरा मौसम उलट पुलट के परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, आपको जैसा भी जैसे हम लोग जब भी बात करते हैं किस बारे में? मौसम के बारे में, तो किन हवाओं का प्रभाव है? जेट स्ट्रीम हवाओं का प्रभाव है, बारिश में वो भी सहायता करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी। अब आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने इसको गलत कर दिया तो समझ लीजिए, फिर मैं हमेशा बोलती हूँ कि साइड अटेम्प्ट कर रहे हैं आप एग्जाम हॉल में। तो पहला, राष्ट्रीय जल मार्ग प्रयाग से हल्दिया। ठीक है, पहले इलाहाबाद था नाम, तो इसका इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी, असम में है, सदिया से धुबरी को जोड़ता है। ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग काकीनाडा से पौदुचेरी नहीं है, तो पूछा है सुमेलित नहीं है। तो तीसरा वाटरवेज कौन सा है? कहां पर है? कोट्टायम से कोल्लापुरम। कौन सा है? कोल्लापुरम। इसी में चौथा कौन सा है? काकीनाडा से मरक्कम, काकीनाडा से मरक्कम। पांचवा कौन सा है? तलचर से धमरा। और छठा कौन सा है? लखीपुर से भागा। ये 6 आपके वाटरवेज हैं जो नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, पहला प्रयागराज से हल्दिया, दूसरा सदिया से धुबरी, तीसरा कोट्टायम से कोल्लापुरम, चौथा काकीनाडा से मरक्कनम, पांचवा तलचर से धमरा, छठा लखीपुर से भागा। तो ये आपके बेसिक। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? ये नहीं है, और इसका आंसर ये है। मिशन लाइफ केंद्र को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को मनाने की परिकल्पना की? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। जैसे हम अक्सर आप लोग को जब करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो हम बताते हैं, हम आपको बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। आपको क्या बताना है? आपको इसकी थीम बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। उस चीज एकदम डेटा फैक्ट है, इसमें हम बहुत डिस्क्रिप्शन क्या बताएं। हाँ, एक चीज यहाँ पर बता सकते हैं कि पूरे समुद्र रेखा की लंबाई और मेन लैंड, जो आपका मेन लैंड है वो कितना है आपका? 6100 किलोमीटर। कितने राज्य हैं जो तटरेखा से जुड़े हुए हैं? टोटल 9। एक क्वेश्चन यहाँ और बता देते हैं कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस राज्य की है? गुजरात, फिर महाराष्ट्र, नहीं महाराष्ट्र नहीं, आंध्रा, सॉरी माय मिस्टेक, आंध्रा। ठीक है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला। गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, ये सीरीज है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहा है, सही है? या 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के स्थान पर लिया गया है? बिल्कुल सही है। इससे पहले जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हम लोग पढ़ते थे 1972 ही पढ़ते थे। ठीक है, लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों प्रबंधन, बेहतर भूमि का संरक्षण उद्देश्य बनाने के लिए किया गया है। उपयुक्त में से सभी। आप लोग सुनते हो ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज, कहाँ से इसको व्याख्यायित किया गया है? IUCN ने बताया है। ठीक है, और कहाँ रखा गया है जो आपके इंडेंजर्ड स्पीशीज है? पिंक पेजेस। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें आपको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरणीय अवनयन का कारण है? अवनयन का मतलब उसको खराब करता है। तो वन उन्मूलन,
भाई आप वन काटोगे तो खराब तो होगा, वन एबॉलिश कर रहे हो तो पर्यावरण कहाँ से स्थिर होगा। सबसे बड़ी समस्या है सरकार चीख चीख के बोल रही है पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। उर्वरक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, आपको पता होगा ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जिनको बैन कर दिया, जैसे डीडीटी। बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू वो माँ से बच्चों में पहुंच रहे थे, सोचिए वो इतना इफेक्टिव थे, वो हमारे जीन को अफेक्ट करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट औद्योगिक अपशिष्ट, यहाँ पर क्या होगा, सभी जितना भी इंडस्ट्रियल आपका वेस्ट है वो भी तो इफेक्ट कर रहा है, तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। पर अगर हम आपसे थोड़ा सा और डीपली पूछें तो मध्य प्रदेश में कहाँ है जरा ये बताइए, तो फिर हमको लगे, क्योंकि मध्य प्रदेश तो सबको पता होगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि किसी को मध्य प्रदेश पता है। बताइए अगर आप जानते हो तो। दामोह, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा, हरियाणा में कहाँ, गुरुग्राम। क्रिप्टोगैमिक गार्डन उत्तराखंड के देहरादून में। तो इसमें क्या है, तीनों ही सही हैं। पूछा है उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सुमेलित हैं इसमें। दुर्गा टाइगर रिजर्व एमपी के दामोह में, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में, क्रिप्टोगैमिक उत्तराखंड गार्डन देहरादून में। ठीक है, तो इसमें सभी सही हैं। नेक्स्ट, कोपेनहेगन के अनुसार भारत के किस राज्य में हम एएस प्रकार की जलवायु पाते हैं। चलिए हम सीधे इस क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोमंडल तट में। आपको हमने कल कोरोमंडल तट के बारे में बताया था, जब हम आपको पेपर ऊपर डिस्क्रिप्शन बता रहे थे तो हमने बताया था कि कोरोमंडल तट में नॉर्थ ईस्ट के कारण ठंडों में वर्षा होती है, स्पेशली को वर्षा मिलती है, चेन्नई को वर्षा मिलती है। तो यहाँ पे एएस टाइप क्या होगा, शुष्क और मानसूनी वर्षा के। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के मध्य। ठीक है, किसी किसके मध्य है, भारत और चाइना के। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत एवं पाकिस्तान 1947 में हुआ था और ये आपकी 1914 में, ठीक है, से खींचा गया था। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खींची गई है, जीरो लाइन। ठीक है, बिल्कुल लाइन ऐसा स्पेस ही नहीं है। 38वीं समानांतर रेखा नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के मध्य है। कोरिया देश तो आपको पता होगा, एक की कैपिटल साउथ कोरिया की सियोल है और नॉर्थ कोरिया की प्योंगपोंग है। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें इसलिए हम आपको बताते चल रहे हैं कि आपको पता रहे, जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो ठीक से बताएं। निम्नलिखित अधिनियम कार्यक्रम में का उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र में 33% वन्य क्षेत्र होना चाहिए। भारतीय वन अधिनियम 1977, ये चारों ही अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी इनके सन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था, 1927। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1988। राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम 1988। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यहाँ पर हमने अभी आपको पहले एक और बताया था, वन्य जीव संरक्षण, वो कब आया था, 1972, और उसे 2023 में संशोधित किया गया है। ठीक है, एक और आपको बताते हैं, पशु क्रूरता अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एनिमल क्रुएलिटी से था, वो कब आया था, एक्ट 1960। तो हमने एक साथ आपको 5 से 6 एक्ट बता दिए, क्योंकि आपसे कभी कभी ना मिलान करने के लिए सन ही पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई रणनीति प्लान बी। पूर्वी सीमांत रेलवे के क्षेत्रों में हाथी बहुत उत्पात मचा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए ऐसा मतलब किया गया। इसको बेस्ट नवाचार इनोवेशन का अवार्ड मिला है रेलवे की तरफ से, क्योंकि हाथियों को मक्खियों के, मधुमक्खियों के शोर से या किसी चीज से ही भड़का भी आता है, तो वो आते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं, भाई लोगों को भी नुकसान होता है, सामान को भी नुकसान होता है। इसको रोकने के लिए पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में हल्बी हो कोई पद संबंधित किससे संबंधित है, पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप है, वाद्य यंत्र है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला है, जनजातीय भाषाएं हैं। बिल्कुल सही है कि जनजातीय भाषाएं हैं, पूर्वी आर्यन क्षेत्रों में ये आपकी जो भाषाओं का प्रयोग होता है वो यही है। तो उड़िया में बोला जाता है और देवनागरी में लिखा जाता है। क्या बताया हमने, उड़िया में बोला जाता है और देवनागरी में लिखा जाता है।
इन भाषाओं का प्रयोग ट्राइबल्स की भाषा है। आपको जब हम पॉलिटी का पेपर करा रहे थे तो हम आपको बता रहे थे कि अगर राष्ट्रपति चाहे किसी जगह पर कोई भाषा बोली जा रही है तो वहाँ की भाषा के रूप में उसकी मिल सकती है। कौन सा आर्टिकल है उस समय हमने आपको बताया था और अब हम आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, आईयूसीएन वर्ल्ड कमीशन द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज यूसीपीए द्वारा ओरांग नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। आईयूसीएन तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज यूसीपीए द्वारा ओरांग नेशनल इंटरनेशनल को अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला? रेंजर अवार्ड मिला है। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए कि किस संस्था ने दिया, कौन सा अवार्ड दिया, किसको दिया? ओरांग नेशनल पार्क को दिया। बहुत आसान सा प्रश्न है कि ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत फेमस पार्क है, नाम बताइए आप लोग। पूरे भारत में बहुत लिमिटेड एक ऐसी चीज है जो वहां मिलती है। अरे कांजीरंगा का नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? कांजीरंगा में क्या मिलता है? वन हॉर्न राइनो मिलता है। इतना विशेष विशेष उसका अवस्था है, वो कहीं नहीं पाया जाता। अरुणाचल प्रदेश के नाम वहीं पाया जाता है, कांजीरंगा में। मणिपुर की भी एक बहुत खूबसूरत सी झील है, लोकटाक झील। लोकटाक फेमस है किसके लिए? हिंदी में कहते हैं शंघाई डियर, शंघाई हिरन या थाइमिन डियर्स के लिए फेमस है। ठीक है। और सिक्किम में तो कंचनजंगा पूरे भारत में ही फेमस है, बारे में क्या बात की जाए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2020, ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के नवीनतम आंकड़ों पर शीर्ष नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की क्षमता के आधार पर शीर्ष राज्य। तो पहले ये बताओ ना कि जो आप बोल रहे हो कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी, मैं जब भी करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ आपको बताती हूँ कि हमारा पूरा करंट अफेयर्स 3 चीज़ों पर ही बेस है। तो वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं क्लास में? मतलब मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार इस चीज़ को बताती हूँ कि हमारा पूरा करंट अफेयर्स केवल 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जरा बताइए कि वो 3 चीज़ें कौन है? मैं अक्सर चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ कि हमारे पूरे करंट अफेयर्स में 3 चीज़ें क्या हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ग्रीन एनर्जी है, और दूसरी चीज़ क्या है? एक चीज़ और है। अरे पर्यावरण के लिए बातचीत होती है, हर सम्मेलन, हर विविधता, हर चीज़ उसके बारे में पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि रिन्यूएबल एनर्जी, तो पहली बात तो ऐसी ऊर्जा जिससे बहुत ही कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन या ना के बराबर होता हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, जल जल ऊर्जा हो, आपकी वाटर एयर से बनने वाली ऊर्जा हो, वायु से प्रयोग वाली। ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सारी ऊर्जा को कहते हैं आपकी नवीनीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें कौन सा राज्य आपका शीर्ष पे है? राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु इन्होंने दिया है, बट इसके पहले कर्नाटका भी है। ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, देन तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु चौथे नंबर पे, क्योंकि सीरीज में यही दिया हुआ है तो हम इसको सही मानते हैं। अगर तीसरे पे कर्नाटक दिया होगा तो वो गलत नहीं होगा। और पांचवे पे महाराष्ट्र। तो हमारा राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु सही है। अब ये क्या है? NFHS। तो मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते वक्त बताती हूँ कि नेशनल हेल्थ सर्वे लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आपकी सेंसस चल रही है तो आपको डेटा उसमें इंपॉर्टेंट है। लैंगिक अनुपात कितना हो गया है? 1020, बिल्कुल सही। बच्चों में बौनापन 36%, बिल्कुल सही। फास्टिंग बिल्कुल सही आपकी 19%, बिहार स्टंटिंग 42%। तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी सही है, ये सारे ही जो डेटा दिए हुए हैं बिल्कुल ठीक है। अब आगे आपका प्रश्न आता है कि विभिन्न तटों के बारे में क्या असत्य? मालाबार तट केरल, कल मैंने आपको पूरा समझाया था। कोंकण तट क्या है? गुजरात, गोवा। ठीक है। फिर आपको कोंकण तट महाराष्ट्र में, ठीक है। मालाबार केरल, तमिलनाडु। केरल दिया हुआ है। कोरोमंडल आपका मैंने कल बताया था, आंध्रा टू कन्याकुमारी। ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर के प्रश्न पूरा डिटेल में आपको मैंने चिल्का तट बताया था, उड़ीसा। ठीक है। कौन सा असत्य है? असत्य है आपका चिल्का तट, वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य?
राजा जी राष्ट्रीय अभयारण्य तमिलनाडु में नहीं है, देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है। बांदीपुर, बांदीपुर भी आपका कर्नाटक में, असम में नहीं। कान्हा टाइगर रिजर्व एमपी में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिहार में है, आपको पता है। तो इसमें आपके दो प्रश्न आ सकते हैं, ये और ये। राजा जी कहाँ है, देहरादून उत्तराखंड, और बांदीपुर कर्नाटक। ठीक है। भारत में कुल कितने आर्द्र भूमि स्थलों की संख्या है, 75। डेटा आपको पता है। यहाँ पे दो प्रश्न और बता देती हूँ कि भारत में जो वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। पहली बार रामसर ईरान की एक जगह है, 1971 में इस सम्मेलन को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। क्योंकि जो आर्द्र भूमि को ठीक इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां से मेथेन का बहुत ज्यादा उत्सर्जन होता है, मेथेन बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, इसलिए इसको रिस्टोर करने का काम किया जाता है। सबसे ज्यादा भारत में रामसर साइट 12 तमिलनाडु में, यूपी में 10 है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय कृषि के संदर्भ में असत्य है। डेटा है, डेटा आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। वर्तमान में कुल अनाज उत्पादन 3235.4 लाख टन है, सही है। कुल दूध उत्पादन 22 करोड़ टन है, सही है। कुल बागवानी उत्पादन 341.63 मिलियन टन है। कुल मछलियों का उत्पादन आपका 8.5 मिलियन मीट्रिक टन है, यही आपका गलत है। कितना है, 2.36 मछलियों का उत्पादन। एक सेकेंड, मछलियों का उत्पादन कितना है, 2.36 मिलियन मीट्रिक टन है, यही उत्तर आपका गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट सारा डेटाबेस प्रश्न आ रहा है। वर्ष 2023 में भारतीय जनसंख्या के बारे में असत्य है। कुल जनसंख्या 1.429 है, अरब है, बिल्कुल सही है। 142 करोड़ 89 लाख है, बिल्कुल ठीक है। दुनिया की कुल आबादी का ही नहीं होगा, 17.9% का, ये असत्य पूछा है तो ये असत्य है। वर्तमान साक्षरता दर 77.70 है। ठीक है। लैंगिक अनुपात अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि 1020 था, तो 1020 है, ये भी ठीक है। तो कौन सा प्रश्न आपका गलत है, दुनिया की कुल आबादी 17.9, अगर इधर नहीं दिखता है तो मैं इधर लिखती हूँ, है ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के, तो NHAI, क्या फुल फॉर्म है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। यही योजना बनाते हैं, आप कभी भी जाओ और आप जहां भी देखते हो वो पैसे लेने के सेंटर्स होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो फास्ट टैग जहाँ पे चेक होता है। ठीक है। तो वहां पर आप देखो लिखा रहता है NHAI के द्वारा जितने भी आपके मार्ग हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत हाँ इसी के द्वारा हुई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज का मतलब क्या है भाई, भारत की आकृति से चतुष्कोणीय टाइप मानी जाती है ना। देखिए मेरा बहुत खराब है, मैं ऐसे बना दे रही हूँ। अब ये बच्चे कमेंट नहीं करेंगे कि भारत इतना गंदा बनाया है आपने, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। ठीक है। तो भारत की ऐसी चतुष्कोणीय संरचना है ना, तो इसमें क्या है कि आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, और इधर क्या है, जोड़ने के लिए मुंबई, चारों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गलियारा योजना का संबंध कश्मीर से, ये सभी सही। ठीक है, ये सारे प्रश्न सही है। कॉरिडोर योजना कश्मीर, कश्मीर से जुड़ा एक प्रश्न और बताए थे पीर पंजाल के बारे में ना, जम्मू कश्मीर में ही है। ये भी बताए थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका क्या है। चलिए, भारत के आणविक खनिजों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। उड़ीसा ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। जिरकन मुख्यतः केरल के तटीय बालू में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। केरल की बालू में थोरियम भी पाया जाता है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है कि कहाँ की बालू में थोरियम पाया जाता है, तो केरल की बालू में थोरियम भी पाया जाता है। नेक्स्ट है एंटीमनी है बेटा, एंटी सनी, एंटीमनी, इसका फॉर्मूला FB से रिप्रेजेंट करता है। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। यूरेनियम बिहार में पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब यूरेनियम जो यूरेनियम का प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन वो कहाँ होता था, जादूगोड़ा, और ये जगह कहाँ थी, बिहार के पार्ट, जब बिहार के साथ झारखंड तक बिहार थी,
वर्तमान में झारखंड एक अलग स्टेट, पूर्वी सिंहभूमि के, ठीक है, कहाँ पर, पूर्वी सिंहभूमि। ये आपका यूरेनियम बिहार में पाया जाता है, ये असत्य है। जादूगोड़ा झारखंड पूर्वी सिंहभूमि के पास। नेक्स्ट है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव में कौन सा कथन। पहली बात, हरित क्रांति क्या है, 1907 के दौर में आया। कौन लाया, विश्व में नॉर्मन बोरलाग लाए। भारत में कौन रहे इस क्रांति के जनक, MS स्वामीनाथन। क्या हुआ इसमें, इसमें चावल और गेहूं के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। बहुत अधिक खनिज, फर्टिलाइजर और पानी का प्रयोग किया गया, जिसके तहत कैसी फसलें आई, HYP, हाई यील्डिंग प्रोडक्ट। इस फसलों के उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई, बिल्कुल हुई। आय में वृद्धि के साथ जीवन स्तर में वृद्धि हुई, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है। पूंजी का प्रसार गांवों की ओर हुआ, अंतः प्रदेश में देखिए वृद्धि तो हुई, पर ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ, ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव सबसे ज्यादा 3 राज्यों में पड़ा, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो 3 स्टेट तो रिच हो गए, और 3 में भी 1 स्टेट आधा रिच हुआ, बाकी सब में इतना विकास नहीं हो पाया। तो ये क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट है इसका। वृद्धि हुई है बट नेगेटिव एस्पेक्ट, बाकी स्टेट्स में इतनी वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। वर्तमान समय में कृषि जोत के आधार पर वर्गीकरण सही नहीं है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। छोटी जोत आपकी 1 से 2 हेक्टेयर है। मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर है। बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक है, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी सीमांत जोत पर ही प्रश्न आता है कि है तो 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। छोटी जोत 1 से 4 2 हेक्टेयर है। छोटी जोत से पहले भी, मध्यम के पहले भी पूछा था छोटी मध्य के रूप में, तो 2 से 4 रखते हैं। मध्य जोत 4 से 10 है, सबसे बड़ी जोत 4 हेक्टेयर से अधिक है। मैंग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए निम्न कौन सी भौगोलिक दशाएं, समुद्री मीठे जल की प्रवृत्ति, तो पहले ये ज्यादा पाई जाती। आप लोगों ने सुंदरवन का नाम सुना है, कहाँ है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। वहां पे एक फेमस टाइगर रिजर्व भी है, बुक्सा, ठीक है। तो सुंदरवन में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति जाए पाए जाते हैं। इन्हें सुंदरवन इसलिए कहते हैं, सुंदरी नाम के पेड़ है वहां पर। मैंग्रोव वनस्पति की खासियत ये है कि ये सलाइन वाटर, नम पानी में उगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हैलोफाइट्स। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, पूछा है अनुकूल नहीं है। समुद्री मीठे जल की प्रचुरता नहीं, तीन पानी, लवणीय पानी में उगते हैं, जिन्हें कहते हैं हैलोफाइट्स। यही आपका गलत हो गया। डेल्टाई भागों में दलदली मिट्टी में पाया जाता, हाँ सही है। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जा रहा है, सुंदरवन में पाया जा रहा है। फिर अंडमान निकोबार में पाया जा रहा है, गुजरात के क्षेत्र में ब्रैकिश वाटर में पाया जा रहा है, खारे पानी में पाया जा रहा है। वर्षा 100,000 मिलीमीटर से 26 से 35 वायुमंडलीय टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही। किस क्षेत्र के अपवाह को प्रतिरूप प्रभावित करने वाले कारक नहीं, नदियों से प्रश्न है। चलिए जरा इसको अब आप बताओ, क्या कारक है जो इसको प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित करने वाले कारक नहीं। भाई अगर कहीं ढाल है, स्थलाकृति है तो प्रभावित करेगा। जल की मात्रा प्रवाहित करेगी, ज्यादा पानी है तेजी के साथ आया, कम पानी है आराम आराम से चलेगा। प्रवाह की अवधि तथा समय वही की स्पीड पर निर्भर करेगा। नदी का स्वरूप और संरचना पे कारक नहीं, किसी फर्क नहीं पड़ता पर नदी कहाँ से निकल रही है, ढलान कैसी है, स्थलाकृति कैसी है, कितनी स्पीड से निकल, इन सब चीजों क्षेत्र प्रभावित होता है। कल मैंने आपको बताया था हिमालयी नदियां, मतलब उत्तर भारत की नदियां दक्षिण भारत की नदियों में अंतर बताया था मैंने आपको, तो वैसे ये भी चीज, ठीक है। हाल में लाए गए चीता की प्रजाति को किस देश से लाया गया है, से लाया गया, इतना ज्यादा चर्चा में था। कहाँ रखा गया है, MP के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, ठीक है। आपको ये चीज पता है कि 19 ये हमारे देश है ना, को दोबारा से बसाया जा रहा है। हाल ही में शायद 2 चीतों की मौत भी हो गई है। हाल ही में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ब्लू
फ्लैग प्रमाण पत्र, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किस स्टेट को दिया गया है? करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो बच्चों को बताया था। हुंडी बीच और कदम बीच, ए बी दोनों को दिया गया है। वर्तमान में भारत में टोटल 12 बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। टोटल 12 बीचेस हैं, ठीक है। क्या जितना हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में? अगर ऐसी कोई चीज़ जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में, तो हम हमेशा उनको देखते हैं कमेंट्स को और हम आपको बताएंगे कि फिर सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, जूट की खेती के कुछ चर्चा के पॉइंट्स दिए गए हैं। जूट एक रबी की फसल है, पहला ही गलत है क्योंकि जूट एक खरीफ की फसल है। जूट कैसी फसल है? खरीफ की फसल। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यहाँ पानी बहुत चाहिए। जूट आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में जूट की खेती मुख्यतः पूर्वी क्षेत्रों में है, बिल्कुल पूर्वी क्षेत्रों में है। जब बांग्लादेश भारत के साथ था 90% के ऊपर जूट बंगाल, बिहार, उड़ीसा से उत्पादन होता था। तो पूर्वी क्षेत्रों में हमको पता है कि बंगाल, बिहार सब पूर्वी क्षेत्रों में आते हैं, तो ये भी एकदम सही है। ऐसे वर्तमान में पूछा जाए कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो जूट से आगे हैं, तो बंगाल, बिहार, असम। बंगाल, बिहार, असम। और विश्व में भारत, बांग्लादेश, थर्ड पे चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा 2 और 3 क्योंकि किसकी फसल है? एक खरीफ की। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा विकास की संभावनाएं है? पवन ऊर्जा की संभावनाएं वहां हो जहाँ बहुत हवा चल, बहुत सारा एरिया ऐसे पड़ा होगा, तो अब अंदाजा लगा लो। उत्तर प्रदेश, पंजाब इतनी जगह है, बिहार में इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, झारखंड में इतने कोल माइंस हैं कि वहां पे कहाँ आप ऊर्जा उत्पादन करोगे? तो तमिलनाडु एवं गुजरात, ठीक है। अगर हम आपसे यहीं पर पूछें कि विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जहां पर है, तो क्या आप बता पाओगे भारत विश्व में कौन से देशों के नंबर है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र आपके 3 स्टेट हैं पवन ऊर्जा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक, गुजरात सेकंड पे, महाराष्ट्र। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में सबसे पहला किसका नाम लोगे तुम लोग? मैं हमेशा बोलती हूँ पूछना है ना तो चाइना टिक लगा दिया करो। चाइना, यूएसए, जर्मनी और फोर्थ पे है भारत। तो ये पूछा जा सकता है कि पवन ऊर्जा में भारत कौन से नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार भारत में बाघों की संख्या का प्रतिशत कितना है? अभी मैंने आपको बताया था भारत में कितने 8 के आसपास लाए गए थे। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से लाए। कहाँ पे रखे गए? कूनो नेशनल पार्क में चीते रखे गए, ठीक है। तो चीतों के बारे में था, मैंने अभी आपको करंट अफेयर्स बताया था, सॉरी 2020 आई थी बात। सबसे ज़्यादा बाघ एमपी में, उसको टाइगर स्टेट कहते हैं। दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। और यहाँ पूछा गया है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघों के प्रतिशत 6.74, ठीक है। सवाना जीवोम भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। ये मैंने ऊपर की प्रश्न में सॉल्व करवाया है, पूरा डिस्क्रिप्शन बताया है। 10 से 20 डिग्री के मध्य, कल मैंने आपको घास के मैदान के बारे में एक फॉर्मूला लिखाया था, सकल उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में, तो सवाना उसी में आता है। उसी में आपकी लॉनोज आती है जो वेनेजुला और कोलंबिया पाई जाती है, ठीक है। तो 10 से 20 डिग्री के मध्य जो भी रेखा गुजरती है वो सवाना जीवोम तट पे है। निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप मानसूनी जीवों के परिस्थिति के असंतुलन कारण है? देखिए, चाहे मानसूनी जीवों हो चाहे कोई भी जीव, स्थानांतरणी कृषि जिसे हम झूम कृषि कहते हैं भारत में। झूम कृषि आपको पता है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के एरिया में की जाती है। लोग जंगल जला के खेती करते हैं तो बहुत नुकसान होता है, कोल निकलता है, उससे निकलने वाली गैस से पर्यावरण को
वृक्षों की कटाई, अवैध शिकार, सारे ही रीजन है इसमें। तो ऐसा कुछ मुझे मतलब जो आप वृक्ष काट रहे हो तो आपकी जितनी भी ऑक्सीजन फिल्ट्रेट होने की संभावना थी आप खत्म कर रहे हो, तो वो कहीं भी हो प्रभावित होगा, कोई भी बायोम प्रभावित होगा। मानसून बायोम या की कोई बात ही नहीं है, अवैध शिकार भी है। जैसे आपको मैंने कल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी वाले हैं, बहुत अधिक जैव विविधता वाले हैं, तो वहाँ हंटिंग भी तो होगी। अगर अगर मैं बोलूँ कि पार्क लैंड बोलते हैं, सवाना को हंटिंग लैंड भी बोलते हैं, वही वहाँ पे एनिमल्स हैं, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है, सब्जियों की खेती कहलाती है ऑलरिकल्चर। में ये ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी है भाई। फलों की खेती पोमोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सब्जियों की खेती ऑलरिकल्चर, मैंने आपको बता दिया, हॉर्टिकल्चर बागवानी से। भारत में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र सही जल का मात्र लगभग कितना प्रवाहित पड़, ये तो न्यूज वाले इतना हल्ला मचाते हैं, 1960 भारत सिंधु समझौता, 60% पानी मिलता है हमें, बहुत कितना हल्ला मचाते हैं न्यूज। हमको लगता है ये डिटेल तो आपको बिल्कुल ऐसे बस ही होनी चाहिए। जब कभी भी झगड़ा होता है थोड़ा भारत पाकिस्तान का तो लोग शुरू हो जाते हैं कि भारत पानी रोक देगा, पाकिस्तान पानी रोक देगा, ये सारी बातें होने लगती है ना, तो ये फिर न्यूज में लिख के आता है कि भारत सिंधु समझौता 1960 क्या है? भारत इंडस ट्रिटी 1960, 7% पानी भारत को प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में जनवरी 2023 में विश्व की जनसंख्या कितनी? तो सच में जब मतलब बोलना नहीं चाहिए कि, बट जब भी पॉपुलेशन को सोचती हूँ कि कहीं भी जैसे भारत में जन्मे हैं तो भारत के बारे में ही सोचते हैं कि इतने लोगों के लिए व्यवस्था कैसे की जा सकती है। मुझे लगता है कि पर्यावरण के बाद सच में कोई समस्या है तो वो पॉपुलेशन है। पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, यही दो मुख्य समस्याएं हैं। 8.06 जो सबसे बड़ा डेटा है इसमें, वही अब समझ लीजिए आप लोग की स्थिति कितनी खराब है। भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन देशों से मिलती है? सिक्किम तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है? अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोगों को लास्ट में दे दूंगी, याद करने के लिए आसानी। निम्न नदियों में कौन सा एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती? तो पहले तो आप देखो रावी, सतलज, चिनाब, किसका सिस्टम में आता है? इंडस सिस्टम में आता है। आप इंडस रिवर, तो जब सिंधु जल तंत्र के बारे में पढ़ते हो तो ये सब उसकी सहायक हैं। तो सतलज एक ऐसी नदी 3 बार काटती, किस पास से भारत में प्रवेश करती? सतलज भारत में किस पास से प्रवेश, अगर आप ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? अनानास उत्पादन में मिलता है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में यूपी फर्स्ट है, चावल उत्पादन में वेस्ट बंगाल फर्स्ट, सेब उत्पादन में जम्मू कश्मीर, ताकि हिमाचल, JNK फर्स्ट है, हिमाचल आपका सेकंड में है, और थर्ड में आपका उत्तराखंड। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड। किस हिमालय पशु खाद्य पशु द्वारा तैयार किया गया है? वर्तमान का करंट अफेयर का प्रश्न है, योग का, ये मैं आपको बताया भी था। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे बोलती जाती हूँ, या आपको खाने की परमिशन दी है, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई कुछ भी खा सकता है, पर जिस देश में उपलब्धता हो वेजिटेबल की, सब्जियों की, भोजन की, वहाँ नॉन वेजिटेरियन होना मतलब ठीक है, आप हैं अच्छी बात है, सारा प्रोटीन न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है, बट मुझे लगता है कि नहीं खाना चाहिए। हो सकता है कोई ये कमेंट कर दे खुद नहीं खाती होंगी, हाँ नहीं खाते हैं, बट वो इसलिए नहीं खाते हैं कि मुझे लगता है किसी को मार के नहीं खाना चाहिए। उस पर कुछ लोग शुरू हो जाएंगे, पेड़ों में भी तो जान होती है, तो ठीक है, जीवित किसी को खाने में थोड़ा सा लगता है, बाकी ठीक है। तो इसका जो आपका उत्तर होगा याक होगा। याक काफी बड़ा जानवर है, बड़ा खूबसूरत सा लगता है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इसकी परमिशन दे दी इन्होंने। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल 7वां है।
7th पोजीशन पे है, तो पहला ही गलत हो गया। सबसे बड़ा किसका एरिया है? रशिया, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, देन भारत। ठीक है। सार का 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, भारत के बाद। सार का लगभग 2.4 क्षेत्र प्रशांत कर्क रेखा के देश की गुजरती है, जो अच्छा 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है। कितने राज्यों के मध्य से गुजरती है? एक फॉर्मूला है, क्षेत्र पर गमछा भार। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि इतने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत पूरी तरह से उष्ण, हिमालयन एरिया ठंडा है, नीचे का एरिया आर्द्र भरा है, बीच का एरिया उष्ण भरा हुआ है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 और 3। सार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है, ठीक। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे के 4 कथनों में सही कथन को चुनिए। यह मिट्टी भारत के कुल भाग के 40% भाग में पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में फास्फोरस की जो मात्रा है, कम मात्रा। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। तो जैसे पढ़ती थी तो मैंने कहा ना, मैं पढ़ते पढ़ते कैसे बना लेती थी। मैं बोलती थी जो खाने वाली चीज़ें हैं वो कैसी होंगी? नई होंगी, ताजी होंगी। नई मिट्टी बहकर आती है, वो है आपकी खादर। नई जलोढ़ क्या है आपकी? खादर। खाना बासी नहीं, बांगर। ये पुरानी मिट्टी, ये पुरानी जलोढ़, और खादर आपकी नई जलोढ़। अब यहाँ पूछा है कि यह मिट्टी रेव, थोहू, चापान के नाम से यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, नहीं, इतनी कम नहीं अलविल उपजाऊ होती है। तो इसमें से क्या आपका, जैसे आपका होना क्या गलत है? तो आपका फॉस्फोरस एसिड की मात्रा में पाया जाना गलत है, और उपजाऊ नहीं होती, ये भी गलत है। 2 प्रश्न गलत टाइप हो गया है। निम्नलिखित में बिहार के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन? बिहार भारत के क्षेत्र 13वां स्थान है। बिहार के पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण क्या कह रहा है? कह रहा है भाई, आप ऐसे बताते हैं ना, नॉर्थ साउथ वेस्ट। कह रहा है कि जो पश्चिम से पूर्व है आपकी 483 है, और ये वाली 48 है, ठीक है। बिहार झारखंड से 8, उत्तर प्रदेश से 8, पश्चिम बंगाल से जिलों से गिरा है, बिल्कुल ठीक है। बिहार के 8 जिले अंतर्राष्ट्रीय साझा करते हैं, बिल्कुल गलत है। आपका यही उत्तर गलत है, 7 जिले साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे बनाते हैं? नेपाल से बनाते हैं। कौन कौन सा जिला है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, और कौन कौन सा जिला है? जरा आप भी तो बताइए। और एक चीज और, आपसे कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलावा कि कौन कौन से रास्तों से जुड़ा हुआ है। तो बिहार के 7 जिले साझा करते हैं, आपको मैंने बता दिया, सुपौल, मधेपुरा, ये सारी चीजें आती, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया। 120 निम्न में से कौन सा बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों में असत्य है? तो चलिए, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सा एरिया है। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो बहुत नेशनल हाईवे बहुत सारे पूछे आते हैं, स्पेशली 6-7 को हम लोग देखते, सबसे लंबा कौन सा है? तो NH7 वाराणसी टू, हमारे उसमें बहुत लंबा हुआ कर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं NH83 पटना धोबी, NH28A पिपरा सुगौली रक्सौल, NH33 का A फतुहाबाद बाढ़ दरभंगा, सॉरी फतुहा बाढ़, ठीक है। NH102 ये ही गलत है आपका, दरभंगा से जयनगर, क्योंकि ये छपरा से मुजफ्फरपुर है, छपरा से मुजफ्फरपुर, ठीक है। बिहार में कुल जनसंख्या की स्थिति 14 करोड़, सही है। नगरीय जनसंख्या सबसे कहाँ है? पटना में है, बिल्कुल। अधिक नगरीय संख्या वाला जिला पटना, 1 2 3 सही होगा। जैसे हम लोग पहले भी जब सेंसस पढ़ते थे तो हम लोग ये चीज़ हमेशा पढ़ते थे ना कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये चीज़ तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी यही चीज़ हम देख रहे हैं कि अभी भी वही चीज़ बनी हुई, पॉपुलेशन 14 करोड़ है। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार ज़्यादा है और जनसंख्या कौन है भी ज़्यादा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 को मिताली एक्सप्रेस, दो क्वेश्चन है। 1 जून 2022 कौन सी ट्रेन? मिताली एक्सप्रेस कटिहार मंडल आई गई है। कहाँ से कहाँ तक? न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका। कभी भी जब ट्रेन चलती हैं या ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो सिर्फ व्यापार में नहीं बढ़ता है, कल्चरल चीज़ें भी तो बढ़ती, कल्चरल चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेशंस बढ़ते हैं, संबंध। ठीक है। भारत सरकार की जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार में पहली बार अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ा है, पटना जुड़ा है। जैसे आप लोगों ने गंगा विलास क्रूज के बारे में मैंने पढ़ाया था, पटना से हल्दिया, सॉरी प्रयागराज से हल्दिया जाते वक्त। तो 27 रिवर सिस्टम को उसमें जोड़ा गया है। बहुत सारे बाहर की विदेशी 32 विदेशी नागरिक भी थे उसमें। निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में टैग पाद नहीं? मिथिला का मखाना है, जर्दालू आम है, मंजुषा कला शैली है, भागलपुर का आलू नहीं, शाही लीची है मुजफ्फरपुर की। ठीक है। मगही पान को भी जीआई टैग मिला है और भागलपुर के कतरनी चावल को मिला है। टोटल 6 जीआई टैग मिले हैं। ठीक है, तो बता दिए। एक कतरनी चावल को मिला है। और मैंने जब करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो मुझे पता है कि चंपारण के मरचा चावल को मिला है, जीआई टैग दिया गया है तो मरचा चावल, ये वर्तमान का करंट अफेयर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कौन सी रेखा सीमा बनाती है? सीधा है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये 3 नदियां हैं जो यूपी और बिहार के मध्य बहती। ठीक है। भारत वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? अब वनों का प्रतिशत देखिए बदल चुका है, और सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं पहले ये बताइए आप लोग। ऐसा कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा बिहार में वन पाए जाते हैं? 7.84%। अभी आपको हमने बताया था कि 7 के अकॉर्डिंग भारत वन 37 वन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में कितने? 66। ठीक। 120 सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुसार सुविधा देने के मामले में पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान देश भर में विकास के 4th पोजीशन। पटना एयरपोर्ट के पास ही तो आपका जू है, मैंने देखा। टाइम नहीं था शायद, नहीं घूम भी लेते जब पटना गए थे। और दूसरी चीज ये कि इसे किसने दिया है? भुवनेश्वर में केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण ने, वहाँ के फेमस सेंट्रल ऑफिस हुआ है। खनिज और उनके लेकिन जोड़े में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? चूना पत्थर कैमो सही है, अब्रक भागलपुर सही है, क्वार्टजाइट मधुबनी सही है, क्या शीशा जस्ता गया सही है? शीशा जस्ता गया में मिलता है? नहीं, भागलपुर में मिलता। नेक्स्ट, कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल बलुई उपजाऊ क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं होती, एक प्रकार से मान लीजिए अनुपजाऊ होती। ये मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज को आजकल बहुत इज्जत वाला नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्री अन्न। और जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को बताया था कि 2023 को 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया है, मतलब मोटे अनाज का साल घोषित किया। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान, मध्य दक्षिण बिहार पे। भाई पटसन यानी जूट के लिए पानी बहुत चाहिए, तो जिन क्षेत्रों में पानी अधिक होगा तो उत्तर पश्चिमी बिहार और मध्य दक्षिण बिहार में पानी की स्थिति अच्छी है तो वहीं पे इसका उद्योग हो रहा है। अभी मैंने आपको डिटेल बताया ये। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार का तराई प्रदेश कहाँ से कहाँ तक होगा? भारत की नेपाल सीमा। और एक चीज और, उत्तर प्रदेश में भी यही एरिया तराई क्षेत्रों में काउंट होता है, तो दो स्टेट्स के मध्य बहुत दूर भारत नेपाल तराई सीमा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य? नेपाली प्रदेश का हिमालय तृतीय सही है। रामनगर दून हरहा घाटी के उत्तर नहीं दक्षिण में आवा,
यही कथन आपका गलत है। सोमेश्वर श्रेणी नहीं, मुलायम बलुआ है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, जरा ये बताइएगा आप लोग। घाटी की ऊंचाई गंगा जोड़ के मैदान, ये भी ठीक। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? ये बिहार पड़ती बाढ़ है, पानी कहीं से भी अपना रास्ता बदल लेता है, इसीलिए कोशी को कहते ही, ठीक है। तो 70%। तो बिहार का शोक कौन है? कोशी नदी। एक बड़ा एरिया पानी से कवर होता है, 73%। रबर डैम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। या बिहार के गया जिले में स्थित इसे गया जी डैम रखा गया है, ठीक है। बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे फल्गु नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है। फल्गु गंगा की सहायक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, गंगा की। इस बाग में कंक्रीट की जगह रबर का इस्तेमाल किया गया, जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, बिल्कुल ठीक है। की ऊंचाई, यही गलत है, 3 मीटर ऊंचा है और 411 मीटर लंबा है। यही आपसे पूछा है कि असत्य कौन है, यही असत्य है। मुझे बताइए, आप कोई ऐसा जानते हैं जहां पर इससे पहले रबर डैम को बनाया गया हो? आपको नाम पता है उसके बारे में? आंध्र प्रदेश की झंझावती नदी पर बनाया गया था, आंध्रा की झंझावती नदी। यहाँ पे फल्गु में बनाया गया रबर डैम, ये दूसरा रबर डैम है, ठीक है। बिहार की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन? बिहार की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोष्ण है, बिल्कुल ठीक है, सही है। बिहार के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अभी हमने देखा पूर्वी और मध्य भाग में बारिश होगी तभी पर्सन, मतलब पानी ज्यादा होगा तभी पर्सन का उत्पादन दिखाया जा रहा है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ठीक। बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में, सबसे अधिक वर्षा पूर्णिया जिले, नहीं, किशनगंज, यही असत्य। कुछ एक छोटा सा पॉइंट गड़बड़ हो जाए, जिला की जगह किशनगंज। वन उत्पादों में आधारित उद्योग से सीजनिंग एवं गन्ना उद्योग समस्तीपुर दरभंगा, सही है। प्लाईवुड उद्योग हजारीबाग बेतिया पटना मुजफ्फरपुर, सही है। कत्ता उद्योग गया नहीं है, बेतिया है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है। रेशम उद्योग भागलपुर। रेशम उद्योग के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड यूज, सेरिकल्चर। शहतूत के कीड़े जिनको आप सुनते हैं, का नाम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। से रेशम का उत्पादन होता है, बॉम्बिक्स मोराई। एक बात बताइए, भारत में सबसे रेशम का उत्पादन कहाँ? कर्नाटक का नाम नहीं, ठीक है, साउथ इंडिया में करना। बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा प्रसार प्रचार एवं प्रभाग द्वारा वन दिवस के आयोजन में निर्णय। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त, सही है। डाल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई, सही। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, अभी वेटलैंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो बताया 2 फरवरी 1971 को रामसर में हुआ था, वह, ये आपका गलत है। बार की थीम है रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, बच्चों को पढ़ाया है अपने करंट अफेयर्स, तो पता चल रहा। बिहार राज्य की नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में वन बढ़ाकर 33% है, ठीक है, सही है। सामाजिक मान, भाई क्योंकि 7.860% है तो बढ़ाना तो है ही 33%, क्योंकि कब कहा गया है? 1927 के एक्ट में कहा गया है। सामाजिक वानिकी के साथ कृषि वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देना, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है, दूसरा नहीं है, प्रथम राज्य है, यही गलत है। बस इतना ही माइन्यूटली एग्जाम में चेक करना है, प्रथम राज्य है।
बिहार में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। वर्मी कंपोस्ट है क्या? अरे केचुए से जो आप फर्टिलाइजर बनाने का प्रयास कर रहे हो, जिसे साइंटिफिक भाषा में कहते हैं फेराटिमा पोस्टुमा, केचुए को इंग्लिश में अर्थवर्म भी कहते हैं, ठीक है। बिहार में वनों के विवरण की प्रतिशत, सबसे अधिक वन आवरण वाला जिला। जरा इसको तुम लोग बताओ, ये क्वेश्चन क्योंकि रिपीटेड है, इससे पहले पूछा जा चुका है, तो कौन सा जिला होगा? कैमूर, जमुई, नेवादा। कैमूर में कितने प्रतिशत वन है? 31.5% के आसपास वन है, और कितना टारगेट है? 33%। काफी वन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार की मिट्टियों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं? तराई मिट्टी, चंपारण एवं किशन, ठीक है। नवीन जलोढ़, चंपारण और पूर्णिमा, ठीक है। बलथर, बलथर मिट्टी का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? मतलब मुझे भी ना थोड़ा सा नया नया लग रहा है, इसलिए मैं रुक गई। बलथर मिट्टी कैमूर के क्षेत्रों में। अभ्रक मिट्टी, अभी मैंने आप लोग को अभ्रक के बारे में बताया था, क्या? नेवादा, नेवादा की, ठीक है। यही आपका असर है। बिहार की प्रमुख नहरें और उनसे प्रभावित या लाभान्वित होने वाले जिले। तिरहुत, सारण एवं चंपारण, सही है क्योंकि पूछा है सुमेलित कौन सा नहीं। त्रिवेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सही है। कमला, दरभंगा, मधुबनी, सही है। तो तेऊर कहाँ से निकली और कौन सहायता कर रहा है? गंडक, चंपारण। पूछ सकते हैं ना कहाँ से निकली है, तो चंपारण, गंडक नदी चंपारण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका रोड मैप, सॉरी, कृषि रोड मैप में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कृषि रोड मैप फर्स्ट 2008 से 12, कृषि रोड मैप टू सेकंड 2012 से 17, कृषि रोड मैप 2017 से 2022 सुमेलित नहीं है, यही गलत दिया हुआ है, 2022। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। 2022, बाकी वो ठीक है, 22 से 27। एक एक तरह से आंसर सामने ही है, बस थोड़ा ध्यान से पढ़िए, एग्जाम वाले बहुत नर्वस नहीं होइए, तो फिर सही होने के बहुत चांसेस रहते। बिहार के किस भाग को डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया है? भागलपुर से कहल गांव के बीच गंगा नदी की धारा को घोषित किया गया है। इसी में दो प्रश्न आपको बताती हूँ कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और डॉल्फिन के मतलब जैसे कि आपने सुना होगा ना टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला, वैसे ही डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया है आरपी सिन्हा, बिहार के ही हैं। तो डिटेल बताई मैंने आपको, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस में चली राष्ट्रीय जलीय दिवस है हमारे यहाँ, और आरपी सिन्हा डॉल्फिन मैन क्या कहते हैं। बिहार में कौन सा कृषि जलवायु के व्यवसायिक उत्पादन है? पहले तो बताओ कि आपकी जो व्यावसायिक फसलें हैं, कॉमर्शियल फसलें हैं, वो कौन सी, तो फिर हम आगे बताएं। कॉमर्शियल फसलें जिनको बेच के तो पैसा मिले, नकदी जो कैश क्रॉप जैसे होती है, जैसे आपका जूट हो गया, पटसन हो गया, अनाज में आपका जैसे चावल को ही मान लेते कैश क्रॉप की तरह यूज करते हैं, जिसको बहुत बेचा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, अभी हम लगातार वायु क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तर जलवायु क्षेत्र। अब इसमें कौन सी नदी कौन से उद्गम स्थान से? सरयू अम्फा नेपाल से निकलती है, सही। कमला महाराष्ट्र, सोन अमरकंटक से निकलती है, सही। अजय बाटपाल, अजय दामोदर सिलई सब किसकी सहायक हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरा। नीचे दिए गए राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप? तमिलनाडु की ओर है, झारखंड वही है, और अरुणाचल प्रदेश की, झारखंड को हम स्टेट की तरह मान राज्यों की दृष्टि से बिहार के सब, झारखंड पश्चिम बंगाल दो स्टेट। बिहार में दिहारा भूमि, दिहारा भूमि वो पानी की तरह भर जाता है, जैसे हम जब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के उसमें पढ़ते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, देखते हैं कि ऐसी भूमि जैसे बाउल जैसा स्ट्रक्चर हो, पानी भरा रहे, गड्ढा रहे, कुछ वैसा, तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र।
घनत्व के आधार पर राज्यों में बिहार मैंने पहले ही बता दिया है। जनसंख्या घनत्व में बिहार फर्स्ट है और पॉपुलेशन में संख्या में यूपी फर्स्ट है। बिहार में नकदी फसल है जो आलू, तंबाकू। ठीक है, यही 3-4 फसल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है क्योंकि पूछा है कौन सा। आप लोग को दिख रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? दिख रहा है? उद्योग और स्थान के नाम पर निम्न जोड़े। ऑयल रिफाइनरी बरौनी सही है। सीमेंट बंजारी सही है। फर्टिलाइजर भुराही सही। तेल डिब्बा और आपका मधेपुरा है, ना कि भागलपुर। कौन सी जगह है? यही प्रश्न गलत है। तो आपके इस पूरे पेपर की भी डिस्कशन कंप्लीट कर, और हमें लगता है कि काफ़ी कुछ आप लोग को आया होगा। थैंक यू।